भारत के मंदिरों में सिर्फ आस्था ही नहीं, खरबों की दौलत भी बसती है। तो आज हम इसी विशाल खजाने की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो विश्वास, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस सबको एक साथ ले आता है। जरा सोचिए, पर यह सिर्फ कोई सोचने वाली बात नहीं है। इंडिया में ये एक सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जिसका स्केल हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, और ये देश के कुछ सबसे अहम संस्थानों की नींव भी है। तो चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों के विश्वास और उनकी उदारता का सबूत है। 3 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की अनुमानित दौलत है, और ये आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में से एक बनाता है। आस्था और संपत्ति का एक अविश्वसनीय संगम। और कहानी सिर्फ टोटल वेल्थ पर खत्म नहीं होती। ये देखिए, ये तिरुमला तिरुपति की सालाना कमाई है। हर रोज 50,000 से भी ज्यादा भक्त यहां आते हैं, और ये पैसा उनके चढ़ावे, सोने और कीमती चीजों से आता है। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की है। जरा इन आंकड़ों से अंदाजा लगाइए कि ये दौलत कितनी फैली हुई है। स्वर्ण मंदिर की कमाई लगभग 500 करोड़ रुपए है, शिरडी साईं बाबा की 400 करोड़ से ज्यादा, और मीनाक्षी मंदिर की भी करीब 6 करोड़ रुपए सालाना है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाले आंकड़े हैं। तो मतलब साफ है, ये जगह सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिक सेंटर भी हैं। स्वर्ण मंदिर जैसी जगह हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, जो न सिर्फ लोगों को आध्यात्मिक शांति देती हैं, बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट देती हैं। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतना पैसा आता कहां से है? अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी। अब देखिए, टीटीडी सिर्फ एक मंदिर कमेटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 1932 में बना ये ट्रस्ट इस पूरे फाइनेंशियल एम्पायर को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। ये मॉडर्न इंडिया में विश्वास और फाइनेंस के तालमेल का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। टीटीडी की कमाई का जरिया सिर्फ डोनेशन नहीं है। इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स काफी अलग और सोफिस्टिकेटेड हैं। चढ़ावा सबसे बड़ा हिस्सा है, ये तो ठीक है, लेकिन निवेश पर ब्याज, दर्शन के टिकट और यहां तक कि भक्तों के दान किए गए बालों की नीलामी से भी करोड़ों की कमाई होती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम है। लेकिन इतनी दौलत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, इसे मैनेज कैसे किया जाता है? और बस यहीं से कहानी का दूसरा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पहलू सामने आता है। ये लाइनें सीधे एक ऑफिशियल ऑडिट रिपोर्ट से हैं, और ये जो तस्वीर दिखाती हैं वो काफ़ी सीरियस है। ये इस पैसे के मैनेजमेंट में बड़ी चुनौतियों और कई बार नाकामियों की तरफ इशारा करती हैं, जिससे सिस्टम की गहरी खामियां उजागर होती हैं। मिसाल के तौर पर कर्नाटक में सीएजी की रिपोर्ट ने कुछ हैरान करने वाली बातें सामने रखी। 126 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट बिना इस्तेमाल के सेविंग्स अकाउंट में पड़ी थी। कॉमन पूल फंड में 15 करोड़ रुपए कम थे, और 635 एकड़ मंदिर की जमीन पर कब्जा हो चुका था। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं है, एक असली उदाहरण देखिए। तुमकुरू में एक गेस्ट हाउस के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर हुए, लेकिन काम कभी शुरू ही नहीं हुआ। ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कितनी बड़ी गलतियां होती हैं, और पैसा अपने असली मकसद तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं है। ये ऑडिट की फाइंडिंग्स असल में मैनेजमेंट में कुछ बहुत गहरी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं। देखिए, सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियां मिली। ग्रांट देने का कोई एक तरीका नहीं, कई मंदिर तो बजट तक जमा नहीं करते, और अकाउंट्स का ठीक से ऑडिट भी नहीं होता। इन सब से एक ऐसा माहौल बनता है जहां कोई पारदर्शिता नहीं होती और जवाबदेही की बहुत कमी होती है। लेकिन मिसमैनेजमेंट की इन कहानियों के बीच एक और नया ट्रेंड भी उभर रहा है। मंदिर अब सिर्फ पूजा की जगह नहीं रह गए हैं, वे एक नई स्पिरिचुअल इकोनॉमी के सेंटर बनते जा रहे हैं। $59 बिलियन। जी हां, 2028 तक इंडिया की स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडस्ट्री की ये अनुमानित कीमत है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मौका है, और इस ग्रोथ के सेंटर में मंदिर हैं, जो रोजगार पैदा करने वाले बड़े इंजन बन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये सिर्फ एक मंदिर का रेनोवेशन नहीं था, इसने तो पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया। ये पहले और बाद की तस्वीरें खुद बताती हैं कि इस जगह को कैसे बदला गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्रियों को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। और इसका असर वो तो साफ दिखता है। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वाराणसी में टूरिस्ट की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। ये दिखाता है कि मंदिर सेंट्रिक डेवलपमेंट का लोकल इकोनॉमी पर कितना गहरा असर पड़ सकता है।
और ये सब हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इमोशनल पब्लिक डिबेट तक ले आता है। ये बहस सिर्फ पैसे या मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि मॉडर्न इंडिया में इन संस्थानों के रोल और उनके असली मकसद की है। ये सवाल इस पूरी बहस के सेंटर में है। क्या कंट्रोल सरकार के पास होना चाहिए या इंडिपेंडेंट ट्रस्ट के पास, या फिर शाही परिवारों जैसे पारंपरिक संरक्षकों के पास? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और इसी पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। ये जो कमेंट है ये एक पब्लिक फोरम से लिया गया है और ये दिखाता है कि बहुत से लोग मानते हैं कि ऐतिहासिक रिश्तों और परंपरा के आधार पर ये तय होना चाहिए कि इन संस्थानों को कौन मैनेज करेगा। ये विरासत और मॉडर्न गवर्नेंस के बीच का तनाव दिखाता है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये पैसा सिर्फ धार्मिक कामों में इस्तेमाल होना चाहिए या फिर इसकी एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबी मिटाने में मदद करना। और आखिर में ये एक और कमेंट है जो एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करता है। ये इतनी बड़ी दौलत और समाज की ज़रूरतों के बीच के गहरे विरोधाभास को दिखाता है। इस सवाल का कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन यही वो सवाल है जो आस्था, धन और जवाबदेही के इस पूरे बातचीत के दिल में है।